नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मोड़ की जिसने भारत की आर्थिक दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। 1991 1991 का आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ये वो साल था जब भारत की सरकार ने साहसिक निर्णय लिए जिनके परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था ने नए आयामों को छुआ। आखिर है क्या ये आर्थिक उदारीकरण? आइए समझते हैं। 1991 में भारत ने एक बड़ा कदम उठाया और अपने अर्थव्यवस्था के नियमों को पूरी तरह से बदल दिया। उस समय तक भारत की अर्थव्यवस्था सरकारी नियंत्रण में थी, जिसे नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। लेकिन 1991 के बाद इस नियंत्रण को कम करके बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाए गए। इसका मतलब यह था कि अब निजी कंपनियों और विदेशी निवेशकों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जैसा महत्वपूर्ण कदम आखिर भारत को उठाना ही क्यों पड़ा? इसके पीछे मुख्य कारण था 1991 का आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस, जो देश की वित्तीय स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा था। 1991 में भारत विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन एक्सचेंज की भारी कमी से जूझ रहा था। देश के पास सिर्फ कुछ हफ्तों का आयात करने लायक मुद्रा बची थी, जिससे जरूरी वस्त्र, तेल और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना मुश्किल हो रहा था। इस आर्थिक संकट ने सरकार को कड़े निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया, जिससे भारत को अपने आर्थिक ढांचे को पुनर्गठित करना पड़ा। इस पुनर्गठन की प्रक्रिया ने आर्थिक उदारीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। आइए जानते हैं कि 1991 के आर्थिक संकट का मुख्य कारण आखिर था क्या और इसके पीछे के हर पहलू को उदाहरणों के साथ विस्तार से समझते हैं। पहला और मुख्य कारण है तेल की कीमतों में अचानक उछाल, सडन स्पाइक इन ऑयल प्राइसेस। 1991 से 1991 में खाड़ी युद्ध, गल्फ वॉर हुआ। इस युद्ध के दौरान इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया, जिससे मध्य पूर्व में तनाव फैल गया और तेल की आपूर्ति बाधित हो गई। नतीजतन अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें अचानक बहुत बढ़ गई। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक तेल आयात पर निर्भर था। जब तेल की कीमतें बढ़ीं, तो भारत को डॉलर में बहुत ज्यादा भुगतान करना पड़ा। लेकिन सवाल ये उठता है कि विदेशी मुद्रा भंडार पहले से ही कम क्यों था? दरअसल 1980 1980 के दशक के आखिर में भारत का व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा था। हम जितना सामान विदेशों से खरीद रहे थे, उसकी तुलना में हम विदेशों को बहुत कम बेच पा रहे थे। भारत का निर्यात उतना मजबूत नहीं था। भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कमी और अन्य कारणों से भारत अपने उत्पादों को विदेशों में ज्यादा बेच नहीं पा रहा था। इसका मतलब यह था कि हम जितना डॉलर खर्च कर रहे थे, उतना डॉलर कमा नहीं पा रहे थे। इससे भारत के पास आने वाली विदेशी मुद्रा की मात्रा घटती जा रही थी। इसी कारण 1991 आते आते भारत के पास बहुत कम विदेशी मुद्रा बची थी और जब तेल की कीमतें बढ़ी तो इस मुद्रा की और भी ज्यादा कमी हो गई। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था व्यापार घाटा। अधिक आयात, कम निर्यात, मोर इंपोर्ट्स लेस एक्सपोर्ट्स। 1980 के दशक के अंत में और 1990 की शुरुआत में भारत का व्यापार घाटा बहुत ज्यादा हो गया था। हम विदेशों से तेल, मशीनरी और अन्य सामान बड़ी मात्रा में खरीद रहे थे, लेकिन हमारे निर्यात एक्सपोर्ट्स उतने अच्छे नहीं थे कि हम उन आयातों के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा कमा सके। इसका असर विदेशी मुद्रा भंडार पर भी था। जब आयात ज्यादा और निर्यात कम हो तो एक देश के पास विदेशी मुद्रा तेजी से खत्म होने लगती है। भारत के साथ यही हो रहा था। हमारे आयात के लिए तो डॉलर की जरूरत थी, लेकिन निर्यात से उतना डॉलर आ नहीं रहा था। इसलिए हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव पड़ रहा था और वह तेजी से घटने लगा। 1990 में भारत का व्यापार घाटा 10 बिलियन डॉलर के आसपास था, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि भारत के पास केवल कुछ ही हफ्तों के आयात के लिए डॉलर बचे थे। इसका मतलब था कि अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारे पास तेल और अन्य आवश्यक वस्त्रों के लिए भुगतान करने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण कारण था बढ़ता हुआ कर्ज और ब्याज भुगतान, इंक्रीजिंग डेब्ट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स।
1980 के दशक के दौरान भारत ने अपने आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए काफी कर्ज लिया था। ये कर्ज मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और अन्य देशों से लिया गया था, लेकिन हर कर्ज पर ब्याज चुकाना पड़ता है और वो ब्याज विदेशी मुद्रा में ही देना पड़ता है। आइए देखते हैं ब्याज भुगतान पर असर। जैसे जैसे कर्ज बढ़ता गया, वैसे वैसे ब्याज की देनदारी भी बढ़ती गई। 1991 तक स्थिति ये हो गई थी कि हमें कर्ज के ब्याज चुकाने के लिए भी विदेशी मुद्रा की भारी जरूरत पड़ गई, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार पहले से ही कम था, इसलिए ब्याज चुकाने में भी दिक्कत आने लगी। 1991 तक भारत का कुल बाहरी कर्ज $70 बिलियन से भी अधिक हो चुका था। इस कर्ज पर ब्याज चुकाने के लिए भारत को बड़ी मात्रा में डॉलर की जरूरत थी, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम था कि ब्याज भुगतान करना मुश्किल हो गया था। चौथा बड़ा और महत्वपूर्ण कारण था विदेशी निवेश में गिरावट, डिक्लाइन इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आर्थिक अस्थिरता और भारत की कमजोर आर्थिक स्थिति ने विदेशी निवेशकों का भरोसा तोड़ दिया। उन्हें लगने लगा कि अगर उन्होंने भारत में निवेश किया तो उनका पैसा डूब सकता है। जब विदेशी निवेशक डर गए तो उन्होंने भारत में निवेश करना बंद कर दिया। इससे भारत के पास आने वाली विदेशी मुद्रा का एक और महत्वपूर्ण स्रोत बंद हो गया। विदेशी निवेश का बंद होना भी विदेशी मुद्रा की कमी का एक बड़ा कारण बना। 1991 के दौरान एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में बहुत कम था और स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि विदेशी कंपनियां भारत में अपने निवेश को रोकने लगीं। यह सिर्फ आर्थिक संकट का संकेत नहीं था, बल्कि यह भी दिखाता था कि वैश्विक निवेशकों का भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा कम हो रहा था। पांचवा और सबसे बड़ा कारण यह था, सोना गिरवी रखना पड़ा। गोल्ड प्लेस्ड टू सिक्योर लोन्स, अंतिम उपाय, द लास्ट रिसोर्ट। जब स्थिति बहुत बिगड़ गई और हमारे पास विदेशी मुद्रा बिल्कुल खत्म होने लगा, तो सरकार के पास एक ही विकल्प बचा, सोना गिरवी रखना। 1991 में भारत सरकार ने 67 टन सोना गिरवी रखा ताकि आईएमएफ और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से $2.2 बिलियन का कर्ज लिया जा सके। यह भारत के लिए एक अत्यंत कठिन और शर्मनाक स्थिति थी, क्योंकि सोना किसी भी देश के लिए आखिरी और सबसे सुरक्षित संपत्ति मानी जाती है। इस कदम ने भारत की आर्थिक स्थिति की गंभीरता को स्पष्ट कर दिया। अब जब आपने 1991 के आर्थिक संकट और उसके कारणों को अच्छी तरह से समझ लिया है, तो आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों और संस्थाओं के बारे में बात करते हैं जो आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और 1991 के आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस के संदर्भ में अक्सर सामने आते हैं। ये शब्द भारत की आर्थिक नीतियों और सुधारों से सीधे जुड़े हुए हैं। इसमें पहला है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। आखिर है क्या ये IMF? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे संक्षेप में IMF कहा जाता है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर के देशों को आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। IMF का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों को आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए वित्तीय सहायता यानी फिनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करना और वैश्विक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखना है। 1991 में जब भारत गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था और उसके पास विदेशी मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो रही थी, तब भारत ने IMF से कर्ज लेने का निर्णय लिया। IMF ने इस कर्ज के बदले भारत से कुछ शर्तों के साथ आर्थिक सुधार यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने की मांग की। इन्हीं सुधारों ने भारत में आर्थिक उदारीकरण की नींव रखी। IMF का रोल आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी व्यक्ति को अचानक पैसे की जरूरत हो और वह बैंक से लोन लेता है। बैंक लोन तो दे देता है, लेकिन साथ में कुछ शर्तें भी लगाता है, जैसे कि पैसे का सही उपयोग और भविष्य में उसे वापस किया जाए। इसी तरह IMF ने भारत को कर्ज दिया और कहा कि भारत अपनी आर्थिक नीतियों में सुधार करे। दूसरा है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। आखिर है क्या ये विश्व बैंक? आइए समझते हैं। विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसका उद्देश्य विकासशील देशों में गरीबी कम करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यह लंबी अवधि के लिए देशों को परियोजनाओं के लिए ऋण और अनुदान, लोन्स एंड ग्रांट्स प्रदान करता है।
जैसे कि बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, शिक्षा में सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। आईएमएफ की ही तरह विश्व बैंक ने भी भारत को 1991 के आर्थिक संकट के दौरान सहायता प्रदान की। विश्व बैंक ने भारत को आर्थिक सुधारों के लिए समर्थन दिया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद मिली। मान लीजिए आप अपने गांव में एक बड़ा स्कूल बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं। ऐसे में विश्व बैंक की तरह कोई संस्था आपको उस स्कूल के निर्माण के लिए लोन या अनुदान देती है, जिससे आपके गांव में शिक्षा का स्तर बेहतर हो सके। तीसरा है विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज। क्या है विदेशी मुद्रा? विदेशी मुद्रा से तात्पर्य उन मुद्राओं से है जो किसी देश की अपनी मुद्रा के बजाय दूसरे देशों की मुद्राएं होती हैं, जैसे कि अमेरिकी डॉलर, यूएसडी या यूरो या जापानी येन। विदेशी मुद्रा का उपयोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश और विदेशी कर्ज के भुगतान के लिए किया जाता है। 1991 में भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि देश के पास केवल कुछ हफ्तों के आयात के लिए ही मुद्रा बची थी। इसका मतलब था कि अगर स्थिति में सुधार नहीं होता तो भारत अपने आयात, जैसे कि तेल, के लिए भुगतान करने में असमर्थ हो जाता। इस संकट से निपटने के लिए ही भारत ने आईएमएफ से सहायता मांगी। अगर आप विदेश से कोई चीज खरीदते हैं तो आपको उसके लिए डॉलर या उस देश की मुद्रा में भुगतान करना होगा। अगर आपके पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं होगी तो आप वह चीज खरीद नहीं पाएंगे। यही स्थिति भारत की थी जब उसके पास जरूरी सामान खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं थी। चौथा है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। क्या है एफडीआई? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, एफडीआई, तब होता है जब कोई विदेशी कंपनी या व्यक्ति किसी अन्य देश में व्यापार या उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए निवेश करता है। एफडीआई से उस देश की अर्थव्यवस्था में पूंजी, तकनीक और रोजगार के अवसर आते हैं। आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत ने एफडीआई को प्रोत्साहित करना शुरू किया। इससे न केवल भारत में पूंजी आई, बल्कि नई तकनीक और प्रबंधन के उन्नत तरीके भी देश में आए। एफडीआई ने भारत की औद्योगिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदारीकरण के बाद कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में निवेश करना शुरू किया, जैसे कि मारुति सुजुकी, जो एक जापानी कंपनी है, ने भारत में निवेश किया और ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्रांति ला दी। इससे न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा हुए, बल्कि भारतीय उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद भी मिलने लगे। पांचवा है नियंत्रित अर्थव्यवस्था, कमांड इकोनॉमी, और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। नियंत्रित अर्थव्यवस्था वह होती है जहां सरकार का व्यापार, उद्योग और उत्पादन पर बहुत अधिक नियंत्रण होता है। इसमें सरकारी नीतियों के अनुसार उत्पादन और वितरण होता है और निजी क्षेत्र की भूमिका सीमित होती है। क्या है बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, यानी मार्केट बेस्ड इकोनॉमी? बाजार आधारित अर्थव्यवस्था वह होती है जहां उत्पादन और वितरण का निर्णय बाजार की शक्तियां, डिमांड एंड सप्लाई, करती हैं। इसमें निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है और सरकार की भूमिका सीमित होती है। 1991 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक नियंत्रित थी, लेकिन आर्थिक उदारीकरण के बाद इसे एक बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाया गया, जहां निजी क्षेत्र और विदेशी निवेशकों को अधिक अवसर मिले। पहले अगर किसी उद्योगपति को फैक्ट्री लगानी होती थी तो उसे सरकार से बहुत सारी अनुमतियां लेनी पड़ती थीं, लेकिन उदारीकरण के बाद यह प्रक्रिया सरल हो गई, जिससे व्यापार और उद्योग तेजी से बढ़ने लगे। छठा है लाइसेंस राज। क्या है लाइसेंस राज? लाइसेंस राज वह प्रणाली थी जिसमें किसी भी उद्योग या व्यापार को शुरू करने के लिए सरकार से कई तरह की अनुमतियों और लाइसेंस की जरूरत होती थी। यह प्रक्रिया बेहद जटिल और समय लेने वाली थी। आर्थिक उदारीकरण के तहत लाइसेंस राज की व्यवस्था को काफी हद तक समाप्त कर दिया गया। इससे उद्योगों और व्यापार के लिए आवश्यक सरकारी हस्तक्षेप कम हो गया और उद्योगपति आसानी से अपने कारोबार का विस्तार कर सके। मान लीजिए आपको एक नई फैक्ट्री खोलनी है। पहले आपको इसके लिए दर्जनों मंत्रालयों से अनुमति लेनी पड़ती थी, जो महीनों लग जाते थे। लेकिन उदारीकरण के बाद यह प्रक्रिया सरल हो गई और उद्योगपति तेजी से अपने उद्योग स्थापित कर पाए। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं वैश्वीकरण और अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। 1991 के सुधारों ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा।
आईटी और सेवा क्षेत्र में भारत ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई। भारतीय आईटी कंपनियां जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो ने दुनिया भर में अपनी सेवाएं देना शुरू किया। आज भारत को दुनिया की आईटी राजधानी के रूप में जाना जाता है। उदारीकरण का प्रभाव और चुनौतियां भी थीं। जैसे आर्थिक उदारीकरण ने भारत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी आईं। आर्थिक विकास में तेजी, एक्सेलरेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी वृद्धि दर में तेजी आई और भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया। इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण है आईटी और सेवा क्षेत्र, आईटी एंड सर्विस सेक्टर। 1990 के दशक में भारत का आईटी सेक्टर एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। यह वैश्विक आउटसोर्सिंग का केंद्र बन गया, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिला और भारत को दुनिया की आईटी राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, इस उदारीकरण का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा। यहाँ की आईटी कंपनियों ने देश के लिए करोड़ों डॉलर का राजस्व उत्पन्न किया और भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया। दूसरा था प्रतियोगिता में वृद्धि, इंक्रीज इन कंपटीशन। उदारीकरण के बाद भारतीय बाजार में विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ। इससे घरेलू कंपनियों को अपने उत्पादों और सेवाओं में सुधार करना पड़ा, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ी। इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण है ऑटोमोबाइल सेक्टर। मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों के आगमन से भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में क्रांति आई। इससे पहले भारतीय उपभोक्ता के पास चुनने के लिए बहुत कम विकल्प थे, लेकिन उदारीकरण के बाद बाजार में नई तकनीकों और आधुनिक सुविधाओं से युक्त वाहनों की भरमार हो गई। बाजार का विस्तार, मारुति 800 जो 1980 के दशक में आई थी, उदारीकरण के बाद एक सस्ती और विश्वसनीय कार के रूप में और अधिक लोकप्रिय हुई। यह भारतीय मिडिल क्लास के लिए एक प्रतीक बन गई। तीसरा है इनकम इनइक्विलिटी, आय असमानता। उदारीकरण के कारण जहां आर्थिक विकास में तेजी आई, वहीं दूसरी ओर आय असमानता भी बढ़ी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की खाई और गहरी हो गई। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण है शहरी और ग्रामीण विभाजन। मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियां और आईटी सेक्टर के कारण लोगों की आय में वृद्धि हुई, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। कृषि संकट, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को अपनी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हो पाया। चौथा है छोटे उद्योगों पर असर, इम्पैक्ट ऑन स्मॉल इंडस्ट्रीज। बड़े विदेशी ब्रांड्स के आने से छोटे उद्योगों को बाजार में बने रहना चुनौतीपूर्ण हो गया। इनमें से कई उद्योग प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गए। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण है कुटीर उद्योगों का प्रभाव। विदेशी वस्त्र और फैशन ब्रांड्स के आने से भारतीय कुटीर उद्योगों जैसे कि हस्तकरघा और हस्तशिल्प को नुकसान हुआ। स्थानीय कारीगरों को अपने उत्पादों की मांग में गिरावट का सामना करना पड़ा। पांचवा है श्रम बाजार में बदलाव, चेंजेस इन लेबर मार्केट। उदारीकरण के बाद भारत के श्रम बाजार में भी बड़े बदलाव आए। नई उद्योगों और क्षेत्रों के उदय ने कुशल श्रमिकों की मांग बढ़ा दी, लेकिन इसके साथ ही श्रमिकों के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ी। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण है नए अवसर, नए चुनौतियां। आईटी और बीपीओ सेक्टर ने लाखों नौजवानों को रोजगार दिया, लेकिन इनमें काम के घंटे अधिक थे और श्रमिक अधिकारों पर ध्यान कम। इसके कारण श्रमिकों को मानसिक और शारीरिक तनाव का सामना करना पड़ा। छठा है कृषि क्षेत्र पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। उदारीकरण के बाद कृषि क्षेत्र में भी कुछ हद तक सुधार हुए, लेकिन यह क्षेत्र अभी भी पिछड़ा हुआ और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और असमानता बनी हुई है। इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण है कृषि सुधार और चुनौतियां। 1991 के बाद कृषि उत्पादों के व्यापार में उदारीकरण की नीतियों को लागू किया गया, लेकिन आधुनिक तकनीक और फसल उत्पादन में सुधार के बावजूद किसानों की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। दोस्तों, आइए अब निष्कर्ष की ओर चलते हैं। 1991 का आर्थिक उदारीकरण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसने न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने योग्य भी बनाया। हालांकि इसके कुछ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार के प्रभाव रहे।
एक तरफ जहां यह आर्थिक विकास और वैश्वीकरण का कारण बना, वहीं दूसरी ओर इसने आय असमानता, छोटे उद्योगों पर प्रभाव और श्रमिकों के अधिकारों की चुनौतियों को भी सामने लाया। यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत की आर्थिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें न केवल इसके लाभों को समझना चाहिए, बल्कि उन चुनौतियों को भी जो इस प्रक्रिया के साथ आईं। 1991 के आर्थिक उदारीकरण का प्रमुख श्रेय तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनके वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। पीवी नरसिम्हा राव भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जिन्होंने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की और देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए साहसिक कदम उठाए। उन्होंने इन सुधारों के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री नियुक्त किया, जो इन सुधारों के प्रमुख वास्तुकार बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह तत्कालीन वित्त मंत्री जिन्होंने आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को लागू किया। उनकी आर्थिक दृष्टि और नीतिगत निर्णयों ने भारत को आर्थिक संकट से उबरने में मदद की और देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया। इन दोनों नेताओं के दूरदर्शी नेतृत्व के लिए ही भारत में आर्थिक उदारीकरण संभव हो पाया।